नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जियो जिंदगी में। मैं हूं किमी बेदी। हमारे इस कार्यक्रम जियो जिंदगी का मकसद है आपकी सेहत को तरोताज़ा और स्वस्थ रखने के ऐसे तरीके बताना जिससे आपका शरीर स्वस्थ और चुस्त रहे और आप एक बेहतरीन जिंदगी का मजा ले सकें। बाल हमारे शरीर के साथ साथ हमारी जिंदगी का और हमारे पूरे ही शरीर का एक अहम हिस्सा है और बालों के झड़ने की समस्या से हर कोई खासा परेशान है। बालों का झड़ना या इस समस्या का विकराल रूप गंजापन एक गहन समस्या है। शरीर में हार्मोन में परिवर्तन, आनुवांशिक कारण और लंबे समय तक बुखार होना गंजेपन की मुख्य वजहें हैं। जियो जिंदगी में आज हम चर्चा करेंगे गंजेपन यानी एलोपेशिया हेरिडिटेरिया की समस्या के बारे में और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सोसाइटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पोसवाल। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्ते। तो अगर आप भी गंजेपन से परेशान हैं और इस समस्या से जुड़ा कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कुछ गंजेपन के बारे में। आज के दौर में कई कारणों की वजह से और बुढ़ापा आने से काफी पहले ही हमारे बाल झड़ने लगते हैं और धीरे धीरे ये गंजेपन में तब्दील हो जाते हैं। आमतौर पर लोगों के 50 से 100 बाल रोज गिरते हैं, जिस वजह से लोग जल्द ही गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। गंजेपन का मुख्य कारण आनुवंशिकता और तनावग्रस्त रहना होता है। साथ ही आयु का बढ़ना और आयरन की कमी का होना, हार्मोन्स में बदलाव आना और गर्भ निरोधक दवाइयों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल से भी बालों का झड़ना काफी बढ़ जाता है। गंजेपन में बाल लगातार गिरते रहते हैं और शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। गंजेपन से त्रस्त लोगों को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसे में संतुलित भोजन करना चाहिए और हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। साथ ही उच्च प्रोटीन युक्त आहार लें और बालों की अच्छे तेल से मालिश करें। और इस बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए और इसकी सॉल्यूशन बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अरविंद जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरविंद, गंजेपन आजकल एक आम समस्या हो गई है। बूढ़े ही नहीं, जवान भी आजकल इसका शिकार बन रहे हैं। क्या कुछ वजह हो सकती है इसके पीछे? एक मेजर कारण इसका होता है जो हम देख रहे हैं आजकल कम उम्र पे ही, यहाँ तक कि 20 साल की उम्र में लोगों का बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होना। उसके पीछे कई कारण हैं। एक मेजर कारण होता है स्ट्रेस। अब एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या हेरिडिटी एलोपेशिया जो कि अगर फैमिलीज़ में रन करता है तो उसमें होता है हर जनरेशन में हेयर लॉस होता है। तो उस जेनेटिक वाले को एक कम एज पे स्विच ऑन हो जाना वो होता है आजकल जो स्ट्रेस और प्रोसेस्ड फूड वगैरह की वजह से। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो उससे भी बॉडी में हार्मोन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, यानी यंग एज पे टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाना। या आप एनाबॉलिक स्टेरॉयड लेते हैं, बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं तो उसमें भी ये एनाबॉलिक स्टेरॉयड से टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है। जिस किसी में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है उसमें DHT यानी उसका जो बाय प्रोडक्ट है उसका लेवल रेज होता है और DHT लेवल रेज होने से जो ससेप्टेबल है, जेनेटिकली ससेप्टेबल लोग हैं जिनका हेयर लॉस होना है, उनका यही मानिए 10 साल पहले हो सकता है। वही चीज़ जो 35 साल में होनी है 25 साल में हो सकती है। तो एक मेजर कारण तो मैं समझता हूँ ये है स्ट्रेस और जो हमारा आर्टिफिशियल फूड खाना उसको कम करना ज़रूरी है। बाकी हाँ, कुछ हार्मोन जो डिसबैलेंस हो जाता है वो भी इसका एक कारण है। हाँ, दूसरा है हार्मोन डिसबैलेंस, लेकिन वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में नहीं आता। जैसे थायराइड प्रॉब्लम है या लेडीज़ का जब चाइल्ड बर्थ देती हैं उसके बाद हार्मोन डिसबैलेंस होता है, उस समय आप देखेंगे काफ़ी हेयर लॉस होता है। तो वो वाली चीज़ हार्मोन को ठीक करके अगर हम मेडिसिन ठीक से लेते हैं, हार्मोन ठीक हो जाता है तो वो हेयर लॉस बंद होकर वापस बाल आ जाते हैं। लेकिन एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में जो हेयर लॉस होता है वो एब्नॉर्मल लेवल ऑफ हार्मोन्स की वजह से नहीं है, वो है कि जेनेटिकली प्रीडिस्पोज लोगों को एक नॉर्मल लेवल ऑफ हार्मोन पे हेयर लॉस हो जाता है।
एक दर्शक हमारे साथ अलवर से सुनील जुड़े हैं। जी सुनील, क्या सवाल है आपका? हेलो जी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। मैं ये पूछ रहा था 10 साल से मेरे बाल झड़ते आ रहे हैं, कोई है उपाय जो बचा सकें? एक तो आपके बाल किस जगह से झड़ रहे हैं, सारी जगह से या सिर्फ आगे के हिस्से या इधर से? मेरे बीच में से ऊपर का हिस्सा है, बीच में से झड़ रहे हैं। तो उसका सबसे पहले तो आप मेडिकल मेजर्स दवाइयों से शुरू कर सकते हैं। और स्टेप्स इसमें होते हैं कि एक तो आप अगर ना भी आ पाएँ, दूर जा पाएँ डॉक्टर्स को दिखाने, तो अपना पिक्चर्स लीजिए हर महीने एक बार फोटोग्राफ लीजिए, ताकि आपको पता रहे जो आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो सबसे कॉमन यूज़ दवाइयाँ होती हैं, रिकमेंडेड हैं, एक है मिनॉक्सिडिल जो कि लगाने का दवाई है, और दूसरा फाइनास्टेराइड एक टैबलेट होता है 1 मिलीग्राम हर रोज़ खाने का। लेकिन इसमें एक एहतियात होता है कि आप अपने आप नहीं शुरू करें ये दवाई, या तो नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट को, चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, जब वो रिकमेंड करें उनके हिसाब से डोसेज मिले। तो दो चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट आपने बताई, एक तो फोटो खींचना बहुत इम्पोर्टेंट है, और दूसरा जो दवाई शुरू करने के लिए आपने बताया है ये ज़रूर किसी एक विशेषज्ञ से कंसल्ट करके ही लेनी है। एक दर्शक और दिल्ली से लाडी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। जी, मेरा सवाल है कि मेरे भी बाल सेंटर पार्टीशन वाली जगह से कम होते जा रहे हैं जी, फ्रंट साइड से। ये प्रॉब्लम है? ये काफ़ी टाइम हो गया, 10-12 साल हो गए हैं। तो मैंने थोड़ा ट्रीटमेंट भी लिया था, तो डॉक्टर साहब ने मुझे मिंटॉप लोशन और कुछ मेडिसिन भी दी थी, तो लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो चीज़ आप बता रहे हैं उसे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। उसमें चीर वाले एरिया में से बाल हल्के होते जाते हैं, पूरी तरह से खाली नहीं होंगे। तो इसका इलाज है, एक तो मिंटॉप लोशन ही है, दूसरा अगर मिंटॉप लोशन काम नहीं कर रहा तब आप इसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में क्योंकि लेडीज़ में हम बहुत ज़्यादा एरिया में इकट्ठे बाल नहीं लगा सकते, तो उसमें नॉर्मली करते हैं कि एट ए टाइम पार्ट वाले थोड़े थोड़े हिस्से में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट करने में हम जो बालों की रूट्स होती हैं उसी इंसान की, जैसे पीछे वाले एरिया से लेके उस एरिया में लगाते हैं जहाँ थिनिंग हो रहा है, वहाँ पे रूट लगाने के बाद वो रूट्स ज़िंदगी भर फिर उगते रहते हैं, उनमें से बाल कटवा सकते हैं जैसे मर्जी, जो मर्जी कर सकते हैं। तो वो नॉर्मल हेयर्स की तरह ही ग्रो करते हैं? हाँ जी, वो नॉर्मल हेयर ही होते हैं, क्योंकि उनके अपने रूट्स होते हैं ना, और वो नॉर्मल हेयर की तरह ही ग्रो करेंगे। लेकिन लेडीज़ में क्योंकि बड़ा एरिया, हम जहाँ भी हमने बाल लगाने होते हैं उस एरिया को हमें शेव करना पड़ता है, तो लेडीज़ में हम बड़े एरिया में नहीं लगा सकते, नहीं तो सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा काफ़ी समय के लिए। एक दर्शक दिल्ली से नवीन और हमारे साथ जुड़े हैं। जी नवीन, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मेरा सवाल ये है कि बाल ठीक ठाक है, अभी मेरे को मेंटेन करने के लिए कौन सा तेल लगाना चाहिए? जी, हेयर लॉस ना हो इसके लिए क्या तेल लगा सकते हैं? या सिर्फ तेल से आप, अगर आपके फैमिली में हेयर लॉस का हिस्ट्री है तो आप सिर्फ तेल से उसे नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, तेल एक कंडीशनर का काम करता है। अगर हमारे बहुत ड्राई बाल होते हैं और हम कंघी करते हैं उसमें, तो वो टूटते हैं बाल, तो तेल लगाने से या अच्छा कंडीशनर भी इस्तेमाल करने से एक प्रोटेक्शन मिलता है बालों को, और वो ज़्यादा समय तक आपके साथ रहते हैं। गुड़गांव से हमारे साथ एक दर्शक बसंत जुड़े हैं। जी बसंत, पूछ सकते हैं आप अपना सवाल। हाँ जी, मेरा ये जो सर में आगे साइड का बाल पूरे झड़ गया जी, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया, एक तो आप मेडिकल मेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मिनॉक्सिडिल और फाइनास्टेराइड टैबलेट मेडिकल गाइडेंस में, और दूसरा आप कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। उसके लिए या तो पहले मेडिसिन ट्राई कर लें 6 महीने तक, अगर उससे बेनिफिट मिलता है, अगर नहीं मिलता तो फिर किसी हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर को जैसे दिखाते हैं, वो आपको गाइड कर सकेंगे किस तरह से उस एरिया में बाल ग्राफ्ट किए जाएं, और आई थिंक इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं गंजेपन के बारे में, और इसके क्या कुछ उपचार हो सकते हैं ये भी हम डॉक्टर से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा विराम। विराम के बाद हम फिर से हाजिर हैं जियो जिंदगी में। आज हम बात कर रहे हैं गंजेपन के बारे में। अगर आप इससे जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है jiozindagi@cneb.in। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अरविंद हमारे साथ हैं। आपने इसके कारणों के बारे में बताया, लेकिन
ट्रांसप्लांटेशन जो है एक इसका एक ऑप्शन हो सकता है, एक उपचार भी हो सकता है। आमतौर पर इससे बहुत सारे भ्रम जुड़े हुए हैं कि पता नहीं ये सेफ होगा या नहीं, इस बारे में क्या कह सकते हैं आप? हेयर ट्रांसप्लांट जो अभी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसकी, वो काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। पुराने ज़माने में होता था हेयर ट्रांसप्लांट करते थे, गुच्छे गुच्छे लगा देते थे बालों के, 10-20 बाल एक एक जगह, शायद कई लोगों ने देखा भी होता है, तो वो बुरा ट्रांसप्लांट होता था। अभी जो एडवांस टेक्निक्स हैं उसे कहते हैं फॉलिकुलर यूनिट हेयर ट्रांसप्लांट। उसमें हम लोग हेयर रूट्स लेते हैं इधर से पीछे वाले हिस्से से, और उसे इंडिविजुअली, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं तो नीडल लगता है, उतनी बारीक नीडल स्लिट्स में उन रूट्स को रीलोकेट कर देते हैं। टोटल 1 हफ्ते प्रिकॉशन लेना होता है कि वो रूट्स जब तब तक फॉर्म अप हो जाती हैं अपने जगह पे। उसके बाद अराउंड बिटवीन 2 to 8 मंथ्स ये रूट्स में से बाल ग्रो होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये ज़िंदगी भर उगता रहता है, आप कटवा सकते हैं, जो मर्ज़ी कर सकते हैं। एंड सिंस ये सर्जरी बिल्कुल सुपरफिशियल लेयर में होती है स्किन के, इसलिए इसमें अगर ठीक तरह से की जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना कोई ब्रेन पे, माइंड पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। प्लस ये भी है कि एक परमानेंट चीज़ होती है। मेरा नॉर्मली एडवाइस रहता है पेशेंट्स के लिए जो भी कराना चाहे कि हमेशा, क्योंकि इस फील्ड में कई गलत तरह के भी एलिमेंट्स होते हैं जो जिनको नहीं आता ट्रांसप्लांट करना फिर भी बोलते हैं, तो बेस्ट रहता है कि पुराने पेशेंट से मिलें जिन्होंने कराया हुआ है। जो पेशेंट्स करा चुके हैं और आपके जैसे बाल हैं उनके पहले थे, मतलब पतले बाल हैं अगर आपके तो उनके भी पतले बाल हैं या घुंघराले हैं, तो आप एक्चुअल इन पर्सन उस पेशेंट को देखिए ताकि आपको पता चले कैसा ग्रोथ है, उनका एक्सपीरियंस के बारे में पता कीजिए। तो वो एक काफ़ी यूज़फुल तरीका होता है रिसर्च करने का। जैसे आप बता रहे हैं कि घुंघराले बाल हैं, तो जब ट्रांसप्लांट करेंगे, आप हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, तो वो घुंघराले बाल ही आएंगे या टेक्सचर भी कुछ चेंज हो सकता है? नहीं, टेक्सचर चेंज नहीं होगा। घुंघराले बाल इसलिए मैंने कहा, अगर किसी के हमने 1000 बाल ट्रांसप्लांट करने, वो 1000 घुंघराले बाल होंगे तो वो ज़्यादा कवरेज देंगे। वही अगर पतले और सीधे बाल होंगे तो वो कम कवरेज देंगे। इसके बाद ये जब हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जाती है, इसके बाद भी क्या कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत पड़ती है? क्या कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं? 1 हफ्ते के लिए प्रिकॉशन लेना होता है, क्योंकि जो रूट हम लगाते हैं वो नीडल स्लिट में लगती है, सुइयों से बनी हुई स्लिट में, तो वो बहुत डेलिकेट होता है। 1 हफ्ते के लिए अगर आप उन्हें खींचेंगे तो निकल जाएंगे। तो 1 वीक के लिए, 1 हफ्ते के लिए आपने उस जगह को रगड़ना नहीं है, जोर से रब नहीं करना है। उतने समय में स्किन पूरी तरह हील हो जाएगा, उसके बाद कोई प्रिकॉशन का ज़रूरत नहीं। एक दर्शक इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, दयाल जुड़े हैं जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी। हेलो, हाँ डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मेरा बाल आगे से झड़ रहा है। जी, किस एरिया से झड़ रहा है? ये आगे सामने से ऊपर तक। अभी तक उसके लिए आपने कुछ किया है, दवाई वगैरह शुरू की कुछ? अभी तक तो दवाई नहीं की, आयुर्वेदिक तेल इस्तेमाल जरूर किए। उससे कुछ फायदा हो रहा है? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, रोए रोए आते हैं, फिर बाद में वही पतले बाल झड़ जाते हैं। तो आप एक चीज़ तो कीजिए, अपना पिक्चर्स लीजिए जो आपका हेयर लॉस है और रेगुलर इंटरवल पे लीजिए, और या तो किसी क्लिनिक या डॉक्टर को पिक्चर्स भेजिए, तो हम लोग आपको बता सकते हैं कि हाँ इस स्टेज में अगर इतना बाल है तो मेडिसिन से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। और मेडिसिन से अगर फ़ायदा नहीं हो तो ट्रांसप्लांट से करना है तो उसमें कितना ट्रांसप्लांट बाल करने का ज़रूरत पड़ेगा। आपके बाल अगर बहुत तेज़ स्पीड से गिर रहे हैं तो वो टाइम ट्रांसप्लांट के लिए नहीं है, वो टाइम होता है दवाइयों के लिए कि दवाई से ट्राई करें कि स्पीड ऑफ हेयर लॉस थोड़ा रुक जाए, स्लो हो जाए। नहीं तो हम ट्रांसप्लांट करेंगे इस हिस्से में और आपके बाल तेज़ी से जा रहे हैं पीछे, तो जब तक 2-8 महीने में बाल उगेगा तो पीछे खाली जगह होगा, फिर से ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो बेस्ट है थोड़ा जब स्लो डाउन हो जाए हेयर लॉस उस समय ट्रांसप्लांट करें, उससे पहले मेडिसिन लें, ट्राई करें स्लो करने का। एक दर्शक मुरादाबाद से हमारे साथ पुनीत जुड़े हैं। जी पुनीत, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी पुनीत। हाँ मैम, मेरी साइडें बहुत जल रही है मैम। हेलो जी जी मैम, मेरी साइडें बहुत हेयर लॉस हो गई है मैम। साइडें मीन्स ये टेम्पल्स जो इधर से रिसीड करते हैं? मैं सर, या तो फिर ये जेनेटिक प्रॉब्लम, शायद मेरे फादर की भी साइड है काफी, मतलब। जी जी, कब से हो रही है ये प्रॉब्लम आपको? मैम एक्चुअली मैं इस समय 23 ईयर्स का हूँ, तो 20 ईयर्स से लगभग 2-3 साल हो गए हैं मैम। कोई आपने मेडिसिन ली है इसके लिए? नहीं, कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं लिया है। आपका भी काफ़ी यंग एज पे हेयर लॉस हुआ है जी। आपके फादर का तो लेकिन देर से हुआ होगा? लेट हुआ था। तो आप देखिए अपने डाइट में थोड़ा सुधार कीजिए और थोड़ा स्ट्रेस वगैरह कम होना चाहिए। डाइट में देखिए अगर आप बहुत कुछ
बाहर से खाते हैं, जैसे लोग आजकल बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ही ज़्यादा पीते रहते हैं, तो उनको थोड़ा सीमित कीजिए, थोड़ा अपना लाइफस्टाइल सुधारिए, टाइम से सोना, सुबह टाइम से उठना, और बालों को अच्छी तरह से साफ़ रखना चाहिए। कई बार लोग जब बाल गिरने लगते हैं तो उनको ज़्यादा ज़ोर से रगड़ते नहीं हैं, तो उसकी वजह से भी डैंड्रफ इकट्ठा हो जाता है, ज़्यादा सीबेशियस सिक्रीशन इकट्ठी होती हैं, वो भी डैमेज करती हैं। बालों को क्लीन रखिए, डाइट ठीक रखिए, स्ट्रेस कम रखिए। इसके अलावा पिक्चर्स लीजिए और मेडिसिन स्टार्ट कीजिए, और एक किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए ताकि आगे हेयर लॉस रोक सकें हम लोग। एक दर्शक दिल्ली से हमारे साथ दीपक हैं जी, क्या सवाल है आपका? मुझे के बारे में पूछना था।